बैठकर चाय पी रहे थे। तभी उनका बेटा यश वहां पर आया और बोला, बाबूजी, आपको मैंने कितनी बार कहा है कि आप अपने कमरे से बाहर मत निकला करो, लेकिन आप हैं मेरी एक नहीं सुनते। अभी अगर कोई जान पहचान वाला आ जाए और वो आपको यहाँ इस तरह से बैठकर चाय पीते हुए देखेगा तो वह क्या कहेगा? आपको तो आज तक भी खाने पीने का ढंग नहीं आया। बेटे की बातें सुनकर सेवक जी अचंभित रह गए। उनके हाथ कांपने लगे। घर की नौकरानी भी हैरान थी उनके बेटे की बात सुनकर। नौकरानी के सामने सेवक जी को सर उठाने की हिम्मत नहीं हो रही थी कि नौकरानी उनके बारे में क्या सोच रही होगी। उन्होंने चुपचाप चाय का कप टेबल पर रख दिया और स्टोर रूम में चले गए। बेटे बहू ने उन्हें इसी कमरे में रहने के लिए कहा था। गेस्ट रूम तो उन लोगों के मेहमानों के लिए था। अपने ही बेटे के घर में सेवक जी को एक मेहमान का कमरा तक नसीब में नहीं था। उनके बेटे बहू ने उन्हें स्टोर रूम में रखा था। सेवक जी गांव में अकेले ही रहते थे। अकेलेपन से घबराकर जब वो बेटे के पास आए तो बेटे ने भी उन्हें अपना असली रूप दिखा दिया था। सारी जिंदगी सेवक जी खेती का काम करते रहे। गांव में ही उनकी जिंदगी बीती थी। बेटा पढ़ लिख कर शहर चला गया, वहीं पर नौकरी करने लगा। एक दिन उसने अपने माँ बाप से कहा, मैं अपनी पसंद की लड़की से शादी करने जा रहा हूँ, आप शादी में शामिल होने के लिए आ जाइएगा। तब सेवक जी और उनकी पत्नी शांति जी मेहमानों की तरह ही उसके विवाह में सम्मिलित होने के लिए आए थे। शादी की सारी तैयारियां यश के ससुर दीनानाथ जी ने ही की थी। सेवक जी से आधे रुपए उन्होंने ले लिए थे ताकि शादी में सब कुछ सही ढंग से हो सके। खाने में क्या बनेगा, कौन सी रस्म होगी, किसे क्या देना है, यह सब कुछ उसके ससुराल वालों ने ही तय किया था। यश भी अपने सास ससुर के आगे हाथ बांधकर घूम रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे माता पिता से उसे कोई मतलब ही न हो। उनकी बहू की सहेलियां तो उन लोगों का मजाक तक उड़ा रही थी कि मानवी की शादी कैसे गरीब परिवार में हो रही है। मानवी बोली, मुझे शादी के बाद अपने पति के साथ शहर में रहना है, मैं गांव का कभी मुंह तक नहीं देखूंगी। यह सुनकर सेवक जी और उनकी पत्नी ठगे से रह गए थे। वह तो सोचते थे कि जब बेटे की शादी होगी, जब बेटा बहू गांव में छुट्टियां मनाने आया करेंगे तब हमारा घर भर जाया करेगा, लेकिन अब तो उनकी यह उम्मीद भी खत्म हो गई थी। सेवक जी गहरी सोच में पड़ गए। अब बेटा पढ़ लिख कर शहर का ही होकर रह गया है। इकलौते बेटे को उन्होंने शायद वक्त के बहाव के साथ खो दिया है। खैर, उसकी शादी हो गई, वो लोग वहां से अपने गांव आ गए। जब भी इसके माता पिता की तबीयत खराब होती थी तब भी वह गांव नहीं आता था, बस रुपए भेजकर अपनी जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ा लेता था। जब उसकी माँ का स्वर्गवास हुआ था तब भी वह 2-4 दिन के लिए ही गांव आया था। 2-4 दिन में ही सारी पूजा पाठ करवाकर वापस अपने शहर चला गया था। इधर सेवक जी अकेले छटपटाते रह गए, लेकिन उनके बेटे ने उनसे एक बार भी अपने साथ शहर चलने के लिए नहीं कहा था। अकेलेपन से उन्हें बहुत डर लग रहा था। वो सोच रहे थे कि मैं अब अपनी सारी संपत्ति अपने बेटे के नाम कर देता हूँ ताकि निश्चिंत होकर अपनी आंखें बंद कर सकूं। वैसे भी उन्हें लगता था कि बेटे के अलावा उनका है ही कौन इस दुनिया में। इसीलिए वो उसके घर शहर चले आए थे ताकि बेटे को सारी बातें समझाकर उसे गांव वाली जमीन सौंप सके। लेकिन बेटे को यह बात पता नहीं थी कि बाबूजी उसके नाम सब कुछ करने के लिए आए हैं। वह तो सोच रहा था कि बाबूजी के साथ अगर अच्छा व्यवहार किया तो बाबूजी यहीं पर जमकर बैठ जाएंगे। वैसे भी उसकी पत्नी को ससुर जी बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। वह बार बार ऐसे पूछ रही थी कि तुम्हारे बाबूजी गांव वापस कब जाएंगे। सेवक जी ने भी अपनी बहू की बातें सुन ली थी। वह सोच रहे थे क्या बेटा बहू को अपनी संपत्ति का वारिस बनाना चाहिए। एक दिन सेवक जी को बहुत तेज भूख लगी थी। बहू ने अभी तक उन्हें कुछ खाना नहीं दिया था। वो खाना मांगने के लिए कमरे से बाहर आए, तभी उन्होंने देखा कि बेटा बहू किसी मेहमान के साथ बैठकर डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे थे। बाद में पता चला कि वो यश के बॉस थे। उसके पिताजी को देखते ही यश का बॉस कहने लगा, अरे यश, तुम्हारे पिताजी भी यहीं पर हैं, तुमने उन्हें खाने के लिए क्यों नहीं बुलाया। फिर उसने पूरे सम्मान के साथ उनका हाथ पकड़कर डाइनिंग टेबल पर लाकर बोले, बाबूजी आप भी खाना खाइए, खाने का समय तो हो ही गया है। सेवक जी झेपते हुए बोले, नहीं बेटा, मुझे भूख नहीं लगी है। लेकिन वो कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने कुर्सी खींचकर उन्हें बिठा लिया। अब मानवी को भी दिखावा करते हुए उन्हें खाना परोसकर देना ही पड़ा। सेवक जी खाना खाते हुए काफी घबरा रहे थे कि कहीं उनसे कोई गलती हो गई तो बेटा फिर उन्हें 4 बातें सुनाएगा। वैसे भी जब वो बेटे की तरफ देख रहे थे तो यश उन्हें गुस्से से घूर रहा था। बहू के मिजाज भी थोड़े गर्म लग रहे थे।
खैर सेवक जी ने किसी तरह खाना खाया। खाना खाते हुए थोड़ा सा खाना उनके कपड़ों पर गिर गया था। उसके बॉस ने तो ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन यश और मानवी जरूर उन्हें जलती हुई नजरों से घूर रहे थे। जब यश का बॉस वहां से चला गया तब यश अपने पिता पर टूट पड़ा और कहने लगा कि खाना मिलने में थोड़ी देर हो जाती तो आप मर नहीं जाते। आपको कमरे से बाहर आने के लिए किसने कहा था? आपको शहरी तौर तरीके तो आते नहीं हैं। कितनी घटिया तरीके से कौर बनाकर खा रहे थे। बेटे की बात सुनकर सेवक जी की आंखों से आंसू झलक आए। वह बोले, बेटा मैंने इन्हीं आंतों से निवाले बनाकर तुझे खिला पिलाकर बड़ा किया है और आज तू मुझे यह सब सुना रहा है। क्या बुढ़ापे में मैं तुझ पर बोझ बन गया हूँ जो तू मेरे साथ इतना गंदा व्यवहार कर रहा है? मैं यहाँ से चला जाऊँ तो तू मुझे साफ साफ क्यों नहीं कह देता कि मैं यहाँ से चला जाऊँ? इस तरह रोज रोज मुझे अपमानित क्यों कर रहा है? आज सेवक बाबू के सब्र का बांध टूट गया। वो बहुत क्रोधित हो गए थे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। यश गुस्से में बोला, तो आपको यहाँ आने के लिए कहा किसने था? आपने तो सोचा था कि शहर में बेटे का बढ़िया सा घर है ही, तो मुंह उठाकर यहाँ चले आए। आपने एक बार भी ये जानने की कोशिश की कि आपके यहाँ रहने से हमें कितनी दिक्कत हो रही है? सेवक जी ने अपने हाथ जोड़ लिए और बोले, बेटा तुम लोग सुख शांति से अपने घर में रहो। मैं जा रहा हूँ अपने घर। अब मैं तुम्हारे घर कभी नहीं आऊँगा। मैं जल्दी ही तुम्हारे घर से चला जाऊँगा। अगली सुबह वह बस पकड़कर गांव चले गए थे। उनका मन बहुत दुखी था। एक सप्ताह के बाद वह फिर से बेटे के घर के सामने खड़े थे। शाम का समय था। घर में शायद कोई पार्टी चल रही थी। जब घर में पहुंचे तो बहू ने देखते ही मुंह बनाते हुए बोली, आइए आइए, लगता है आपको पता चल गया कि आज हमारी शादी की सालगिरह की पार्टी है, तो आप पार्टी में शामिल होने के लिए आए हैं। चलिए अब आप आ ही गए हैं तो बिना शर्माए भरपेट खाना खा लीजिए। हमें गिफ्ट देने की तो आपकी औकात नहीं है। तभी बूढ़े ससुर जी ने बेटे बहू को ऐसा उपहार दिया कि पार्टी में सनसनी फैल गई। सेवक जी ने एक लिफाफा निकालकर बहू के हाथों में थमाते हुए कहा, बहू मैं यहाँ तुम्हारी पार्टी में खाना खाने नहीं आया हूँ, बल्कि सच में तुम्हें तुम्हारी सालगिरह का उपहार देने आया हूँ। लो यह रहा तुम्हारा उपहार। बहू ने हैरानी से लिफाफा खोला। उनका बेटा यश भी झांककर लिफाफे के अंदर देख रहा था। जब दोनों ने लिफाफा खोलकर देखा तो दोनों ही दंग रह गए। पार्टी में सभी लोग उत्सुकता से जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर लिफाफे में क्या है। तब सेवक जी अपना गला साफ करते हुए बोले कि आप लोग भी जानने की कोशिश कर रहे होंगे कि मैंने अपने बेटे बहू को शादी की सालगिरह पर क्या उपहार दिया है। तो आप सब लोग सुन लीजिए, यह मेरी गांव की जमीन और घर के कागजात हैं। यह करोड़ों की संपत्ति आगे चलकर मेरे बेटे बहू को मिलने वाली थी, लेकिन अब मैंने यह सब कुछ वसीयत बनवा कर एक अनाथ आश्रम को दान में देने का फैसला कर लिया है, क्योंकि इन लोगों को लगता है कि मेरी औकात इन लोगों के साथ उठने बैठने की नहीं है। तो जब मैं इन लोगों के साथ रह नहीं सकता, इन लोगों की पार्टी में शामिल होने के लायक नहीं हूँ, तो फिर शायद इन लोगों को मुझ जैसे इंसान की मेहनत से कमाई हुई संपत्ति भी नहीं चाहिए होगी। इसीलिए मैंने फैसला कर लिया कि मैं अपनी संपत्ति अनाथ आश्रम को दान कर दूंगा। बस यही बताने के लिए आज मैं यहाँ आया हूँ। अब बहू तुम अपनी पार्टी एंजॉय करो, मैं अब जा रहा हूँ अपनी औकात के साथ अपने घर में रहने। इतना कहकर वह उन दोनों को स्तंभ सा छोड़कर वहां से चले गए। बेटे और बहू की मनमानियां आज समाप्त हो चुकी थी। वह लोग सोचते थे कि सेवक जी का इस दुनिया में और कोई नहीं है, वह कमजोर और लाचार हैं, तो इस उम्र में कर भी क्या सकते हैं। लेकिन आज सेवक जी ने ऐसा कारनामा दिखाया था कि सभी लोग यश और मानवी पर हंस रहे थे। अपनी ही पार्टी में वह लोग शर्मिंदा से खड़े थे। उसके पिताजी उन दोनों के मुंह पर वसीयत का करारा तमाचा मारकर वहां से चले गए थे।